हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। तो आज के प्रीमिक्स में 5 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारे साइंस एंड टेक कंपोनेंट से रहेंगे। तो कुछ आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे हम, किस तरीके के क्वेश्चन साइंस एंड टेक से पूछे जाते हैं, और उसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस हम अपने भी डिस्कस यहाँ पर करेंगे। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ बात हो रही है प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर के बारे में कि एक तरीके की ह्यूमन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है। अब आपसे पूछ रहे हैं किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है। 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। पहले में कह रहे हैं फर्टिलाइजेशन ऑफ एग इन विट्रो बाय द डोनर स्पर्म। सेकंड में कह रहे हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल्स। थर्ड में कह रहे हैं कि आपकी डेवलपमेंट की जानी हो स्टेम सेल्स की इनटू फंक्शनल एम्ब्रियोज। और लास्ट स्टेटमेंट में कह रहे हैं प्रिवेंशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज इन ऑफस्प्रिंग। तो ये जो क्वेश्चन है आपका 2020 का ही है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो करंट अफेयर से रिलेटेड जितनी भी आपकी 1-1.5 साल में टेक्नोलॉजीज रही हैं उनके कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले इस क्वेश्चन को यहाँ पर करेक्टली अटेम्प्ट कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, डिस्कस करते हैं फिर इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है प्रिवेंशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज इन ऑफस्प्रिंग। तो ये अगर हम डिटेल में बात करें कि जो आपकी म्यूटेशंस रहती हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में, वो काफ़ी एक मेजर कॉज बन जाता है आपकी माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज का। हेटेरोजेनियस ग्रुप ऑफ डिजीज से बिलोंग करता है, जिसके चलते प्रीमेच्योर डेथ भी हो जाती है और कभी कभी आपकी इन्फेंसी या फिर चाइल्डहुड एज में भी डेथ हो जाती है। तो जितनी भी आपकी इस तरीके की माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज रहती हैं, तो इससे रिलेटेड अभी कोई ट्रीटमेंट्स एज सच नहीं है। ठीक है जी, ना ही कोई ऐसा सॉलिड हमें कह सकते हैं कि कोई डिस्कवरी हुई हो जिसके चलते हम कह सकते हैं कि ट्रीटमेंट आ भी सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है कि जब भी इस तरीके की कोई प्रॉब्लम रहे तो वो आगे बच्चों में ट्रांसमिट ना हो। क्यों, कैसे करेंगे? तो वहाँ पर आपकी ये टेक्नोलॉजी काम आती है। तो ये जो प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र है, इसमें क्या रहेगा कि जो मदर का एग रहेगा उसे पहले फर्टिलाइज किया जाएगा फादर के स्पर्म के साथ, जिसके चलते वहाँ पर जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। अच्छे से समझने के लिए आप यहाँ पर देखिए। ठीक है जी, ये डोनर का सेल है, वहाँ पर इंसर्शन की गई, जिनका न्यूक्लियस रहेगा इसे वहाँ बाहर निकाल दिया जाएगा यहाँ पर। ठीक है जी, इस तरीके से इसे बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर उसके बाद जो वहाँ पर न्यूक्लियस तैयार हुआ होगा, ठीक है जी, मदर और फादर के एग और स्पर्म से जो जाइगोट का न्यूक्लियस रहेगा उसे यहाँ पर इंसर्ट किया जाएगा, इलेक्ट्रिकली यहाँ पर चार्ज प्रोवाइड किया जाएगा और यहाँ पर एम्ब्रियोस की फॉर्मेशन इस डोनर सेल में शुरू हो जाएगी। तो यही बेसिक सा फंडा है आपके इस प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र का, और यही चीज़ आपसे यहाँ पर पूछी भी गई थी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो रहते हैं 1-1.5 साल की, जैसे हमने बात की करंट अफेयर्स में जितनी भी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज आपके न्यूज़ में रही हैं, कंपाइल कीजिए, अच्छे से समझिए। कंसेप्चुअल नेचर के क्वेश्चन रहते हैं, अगर आप उसको रट्टा भी लगाएंगे, उसके बारे में पढ़ भी लेंगे और समझेंगे नहीं तो एग्जाम में आप क्वेश्चन करेक्टली मार्क नहीं कर पाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर बात हो रही है ज़ोलजेंस्मा जीन थेरेपी के बारे में। 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, पूछा जा रहा है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। 4 कोड्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। पहले में कह रहे हैं कि 1 टाइम इंजेक्शन है ये, जो कि रिप्लेस करेगा आपके डिफेक्टिव जीन को विद द नॉर्मल जीन, और जो डिसऑर्डर रहेगा उसे वहाँ रेक्टिफाई कर देगा। सेकंड में कह रहे हैं कि रिसेंटली ही यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी, ये जो एजेंसी है, इन्होंने अप्रूव की है इस थेरेपी को फॉर द चिल्ड्रन एजेड लेस देन 2 ईयर्स। तो 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं इस पर्टिकुलर जीन थेरेपी से रिलेटेड। बताइए यहाँ पर कौन कौन सी करेक्ट हैं, फिर हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए, जो पहली स्टेटमेंट में बात हो रही है कि इस तरीके से 1 टाइम इंजेक्शन रहेगा इस थेरेपी में, करेक्टली बताया गया है कि कोई भी किसी भी तरीके का डिफेक्ट रहेगा जीन में तो उस पर्टिकुलर डिफेक्ट को वहां से क्रॉप आउट कर लेगा और वहां पर उसे रिप्लेस कर देगा नॉर्मल जीन के साथ। तो उसी के आधार पर आपकी पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट है। सेकंड क्यों इनकरेक्ट है कि यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी, इस एजेंसी ने नहीं किया है, यूएस एफडीए ने इसका अप्रूवल दिया है। ठीक है जी, कि ये थेरेपी आपकी यूज की जा सकती है फॉर चिल्ड्रन एजेड लेस देन 2 ईयर्स, और उन्हीं के लिए थेरेपी तैयार भी की गई है। अच्छे समझने के लिए आप यहाँ पर दे सकते हैं कि आपको जीन थेरेपी और सेल थेरेपी में क्या फ़र्क है। क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी आ सकता है कि वहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट दी हो, दोनों के डिफरेंसेस के बारे में आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। जीन थेरेपी में क्या रहेगा कि जो पर्टिकुलर एक जीन रहेगा जहाँ पर कोई डिसऑर्डर रहेगा उसे क्रॉप आउट कर दिया जाएगा और हेल्दी जीन से उसे रिप्लेस कर दिया जाएगा। सेल थेरेपी में क्या रहता है कि डायरेक्ट ट्रांसफ़र किया जाता है इंटैक्ट ऑफ लाइव सेल्स इनटू द पेशेंट, ताकि किसी भी तरीके की जो भी डिजीज़ है उसे वहाँ पर क्योर किया जा सके। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको पता होनी ज़रूरी है। अब इस पर्टिकुलर थेरेपी के बारे में बात करें कि क्यों हम डिस्कशन कर रहे हैं,
कि जैसे जैसे इसकी थेरेपी के जो यूजेस हैं बढ़ते गए, जैसे जैसे लोग थेरेपी करवाते रहे जिनको इस चीज़ की ज़रूरत थी, तो वैसे वैसे वहाँ पर कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी पाए गए कि इसकी वजह से एक्यूट सीरियस लिवर इंजरी भी पाई जा रही है। तो उसी से रिलेटेड आपका ये काफ़ी हद तक न्यूज़ में भी रह रहा है और वहीं से आपके लिए क्वेश्चन तैयार भी किया जा रहा है कि अब ये जो आपके लिवर एंजाइम्स पर ये फ़र्क डाल रहा है, पर्टिकुलरली जो थेरेपी फ़र्क डाल रही है, किस तरीके से इसे काउंटर किया जाए, और इसी पे अभी काफ़ी रिसर्च भी चल रही है। तो वहीं से आपके लिए क्वेश्चन तैयार किया गया था। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर, जहां पर बात हो रही है कि इनमें से आपके कौन से रीजंस हैं फॉर द अकरेंस ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस इन माइक्रोबियल पैथोजेंस इन इंडिया। 4 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, उससे रिलेटेड 4 कोड्स दिए गए हैं और ये है आपका 2019 का क्वेश्चन। पहली स्टेटमेंट देखते हैं, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन ऑफ सम पीपल। सेकंड में कह रहे हैं टेकिंग इनकरेक्ट डोजेज ऑफ एंटीबायोटिक्स टू क्योर डिजीजेस। थर्ड में कह रहे हैं यूजिंग एंटीबायोटिक्स इन लाइफ स्टॉक फार्मिंग। और फोर्थ में कह रहे हैं मल्टीपल क्रॉनिक डिजीज इन सम पीपल। तो 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बात हो रही है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस इन माइक्रोबियल पैथोजेंस इन इंडिया। ध्यान रखिएगा इन टर्म्स का, थोड़ा सोचिए इसके बारे में, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, डिस्कस करते हैं फिर इस क्वेश्चन को। देखिए जो पहली स्टेटमेंट में जो बात हो रही है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन ऑफ सम पीपल, कि जेनेटिकली उनके अंदर वो हम कह सकते हैं डिसऑर्डर है, तो इंडिया के कंटेक्स्ट में बात हो रही है। अब इंडिया का अपना ही एक जीनोम का इनिशिएटिव चला है, ठीक है, भारत जीनोम का, जिसके चलते जितना भी हमारा डेटा रहेगा जीनोमिक उसे कैप्चर करने की कोशिश की जाएगी। तो इंडिया के केस में तो हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि ये आपकी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की वजह से हो रहा है, और पूछा यहाँ पर इंडिया के केस में ही गया है, तो जब हमारे पास डेटा ही नहीं है तो हम उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कैसे दे सकते हैं। तो पहली स्टेटमेंट आप यहाँ पर इसे क्वेश्चन मार्क में डाल सकते हैं कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। बढ़ते हैं सेकंड की ओर, जहां पर बात हो रही है टेकिंग इनकरेक्ट डोजेज ऑफ एंटीबायोटिक्स टू क्योर डिजीज। तो ये बिल्कुल करेक्टली बताया गया है कि बीमारी आपको कोई और है, एंटीबायोटिक्स आप किसी और चीज की खा रहे हो, तो इस तरीके की जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस है वो तो बॉडी में होगी ही होगी। थर्ड में जो बात हो रही है कि एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है आपके लाइफ स्टॉक फार्मिंग में, करेक्टली बताया गया है, और उसी के चलते जो वो उनका प्रोडक्ट रहेगा अगर उसे ह्यूमंस कंज्यूम करेंगे तो उसके चलते भी आपकी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस वहां पर डेवलप हो सकती है। और मल्टीपल क्रॉनिक डिजीजेस इन सम पीपल, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया के केस में देखा जाए, हम देखते हैं कि जो हमारा हेल्थ सेक्टर है इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर अभी डेवलप हो रहा है, तो मल्टीपल क्रॉनिक डिजीज़ की वजह से भी कि दवाई किसी एक चीज़ के लिए दी जाती है, वो आपकी रिएक्ट नहीं करती है जिस चीज़ के लिए दी जा रही हो, क्योंकि वहाँ पर मल्टीपल क्रॉनिक डिजीज़ प्रेजेंट है। तो ये भी केसेस पाए गए हैं इस तरीके के रेजिस्टेंस के लिए। फिर बढ़ते हैं दोबारा से फर्स्ट की ओर, कि अब हमारे पास डेटा नहीं है, बट आपकी सेकेंड, थर्ड और फोर्थ यहाँ पर स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, और आपके पास कोड्स भी यहाँ पर इस तरीके से ही प्रेजेंट हैं कि ऐसा कोई भी कोड नहीं है जिसमें चारों अवेलेबल हों। तो कहीं ना कहीं आप फर्स्ट स्टेटमेंट को यहाँ रूल आउट कर सकते हैं, और यहाँ पर आपकी डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी, तो यही चीज़ आपको यहाँ पर भी समझाएगी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आपकी कब डेवलप हो जाती है, कि पर्टिकुलर अगर किसी बैक्टीरिया से रिलेटेड, बॉडी में बैक्टीरिया है, हम उसके लिए दवाई दे रहे हैं, वो उस पर असर नहीं कर रही, वो रेजिस्टेंट बन चुका है उस पर्टिकुलर ड्रग के लिए, तो वहाँ पर उसकी रेजिस्टेंस वहाँ डेवलप हो चुकी है। बहुत एग्जाम्पल्स हैं इसके, सबसे बेसिक से एग्जाम्पल ही बात करें कि हम एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं किस चीज़ के लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए, बट हम कौन सी एंटीबायोटिक खा रहे हैं कि बेसिकली जो वायरल इन्फेक्शंस के लिए खानी हो। तो यहाँ पर अगर आप करेक्ट डोज नहीं लेंगे, जो डॉक्टर के पास, डॉक्टर जो लिखेगा दवाई वो नहीं खाएंगे, तब इस तरीके की प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं। ठीक है जी, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस कंसेप्ट क्लियर हो, टर्म्स अच्छे से अगर आप पढ़ें, जैसे कि यहाँ इंडिया के केस में बात हो रही थी, तो आप बहुत इजीली ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहां बात हो रही है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, कि कॉमनली इसे और किस नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन दी गई हैं, मैनुअल लेबर, 3D प्रिंटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बिटकॉइन माइनिंग। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, काफी बार डिस्कस हुआ है इससे रिलेटेड। करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, डिस्कस करते हैं फिर इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है 3D प्रिंटिंग। तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, जिसे हम 3D प्रिंटिंग के नाम से भी जानते हैं, तो एक ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच यहाँ रखी गई है टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो कि एनेबल करता है क्रिएशन ऑफ लाइटर स्ट्रॉन्गर पार्ट्स एंड सिस्टम्स। ठीक है जी, तो 3D जो प्रिंटिंग रहती है, आपको पता है किस तरीके से काम करती है, कि इसमें आपका कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन रहता है, कंप्यूटर के थ्रू डिज़ाइन डाला जाता है, जिसमें पूरी स्पेसिफिकेशंस जो प्रोडक्ट की रहेंगी वो वहाँ मेंशन रहेंगी,
फिर जो आपका प्रिंटर रहेगा 3D प्रिंटर, वो उन्हीं कमांड्स और स्पेसिफिकेशंस के आधार पर वहाँ पर एक प्रोडक्ट यहाँ तैयार करेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपका डिमांड में भी बढ़ रहा है 3D प्रिंटिंग का। और इंडिया के केस में अगर हम बात करें तो सरकार भी इस पर काम करने का सोच रही है, कुछ कुछ इनिशिएटिव्स लॉन्च करने का सोच रही है कि इसे और ज़्यादा बूस्ट दिया जाए 3D प्रिंटिंग को। तो ऐसे जितने भी इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं आपके साइंस एंड टेक से रिलेटेड, ये इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी प्रिपरेशन में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5th क्वेश्चन में 2019 का ही क्वेश्चन है, बात हो रही है डिजिटल सिग्नेचर के बारे में। 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, पूछा जा रहा है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रहता है जो कि आइडेंटिफाई करता है सर्टिफाइंग अथॉरिटी इशूइंग इट। सेकंड में कह रहे हैं कि ये जो डिजिटल सिग्नेचर है इसे यूज किया जाता है टू सर्व एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू एक्सेस इंफॉर्मेशन ऑफ अ सर्वर ऑन इंटरनेट। थर्ड में कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मेथड रहता है ऑफ साइनिंग एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट और इंश्योर किया जा सके कि जो आपका कंटेंट है, जो ओरिजिनल कंटेंट है, वो अनचेंज्ड है। थोड़ा सोचिए इसके बारे में, डिजिटल सिग्नेचर के बारे में। बहुत बार ये टर्म हम सुन रहे हैं आजकल, जिस तरीके से आपको वर्क फ्रॉम होम का कल्चर भी बढ़ रहा है तो वहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर्स हो गए, जितने भी फॉर्म भरे जा रहे हैं वहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर यूज़ किए जा रहे हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए। डिस्कस करते हैं फिर इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर तीनों ही स्टेटमेंट्स आपकी करेक्टली डिफाइन कर रही हैं डिजिटल सिग्नेचर को, कि आपको कोई फॉर्म भरना है, वहाँ से फॉर्म आ जाएगा, आपको कहेंगे यहाँ पर डिजिटली साइन कर दीजिए, वेरीफाई हो जाएगा कि आपके द्वारा ये साइन किया गया है, तो इसे ही हम डिजिटल सिग्नेचर का नाम देते हैं। ठीक है जी। तो कंसेप्चुअल भी फैक्चुअल दोनों तरीके से हम कह सकते हैं। अगर आपको कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होगा डिजिटल सिग्नेचर का तो आप इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कैसे कर पाएंगे। तो डिजिटल सिग्नेचर मैथमेटिकल टेक्निक है जिसे यूज किया जाता है कि अगर आपने किसी भी मैसेज, सॉफ्टवेयर या डिजिटल डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी और इंटीग्रेटेड को वैलिडेट करना हो, कि वहाँ पर अगर डिजिटल सिग्नेचर किया हुआ है तो आप इजीली वहाँ देख सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट या सॉफ्टवेयर या कोई भी डिजिटल मैसेज है कि ये ऑथेंटिकेट है, कि उनके द्वारा ही सेंड किया गया है। वैसे ही आपके सर्वर्स में भी डिजिटल सिग्नेचर यूज़ किया जाता है कि कोई भी फाइल यहाँ से वहाँ जा रही है तो वहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट हो जाता है कि ये फाइल पर्टिकुलरली इस सर्वर से दूसरे सर्वर पर गई थी। तो ये सब चीज़ें अब आपकी काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ में हैं और इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आज का बोनस क्वेश्चन ओलंपिक से रिलेटेड। पहली बात तो सबको बहुत बहुत बधाई, पहला गोल्ड आ गया है इंडिया का। तो क्वेश्चन में बात हो रही है ओलंपिक्स के बारे में, पूछ रहे हैं 2 स्टेटमेंट्स के बारे में कि इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। 4 कोड्स आपको दिए गए हैं। पहले में कह रहे हैं कि कोई भी प्लेयर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता ओलंपिक्स में विदाउट रिप्रेजेंटिंग हिज और हर नेशन। सेकंड में कह रहे हैं कि इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी के बारे में, कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डेडिकेटेड है टू यूजिंग रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द ओलंपिक गेम्स, कि असिस्ट करे एथलीट्स को और डेवलप करे स्पोर्ट्स को वर्ल्ड वाइड। 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं ओलंपिक्स से रिलेटेड, थोड़ा सोचिए इसके बारे में। इंपॉर्टेंट है इस साल की यूपीएससी प्रीलिम्स में आपको इस तरीके के क्वेश्चन आना ओलंपिक्स से रिलेटेड, खासकर बहुत बड़ा इवेंट 4 साल बाद होता है तो इस तरीके के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए, जो पहली स्टेटमेंट में बात हो रही है कि कोई भी प्लेयर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता ओलंपिक्स में विदाउट रिप्रेजेंटिंग हिज और हर नेशन, तो ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। रशिया का ही केस ले लीजिए, आपने सुना होगा, बैन लगा दिया गया होगा, बट उनके जो प्लेयर्स हैं वो आरओसी के नाम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रशियन ओलंपिक कमेटी के नाम से। सेकंड में जो बात हुई इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है जी, सॉरी, NPO, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बट जो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रखा गया है कि रेवेन्यू जनरेट करते हैं ओलंपिक गेम्स में और फिर उससे एथलीट्स और स्पोर्ट्स को डेवलप करने में, असिस्ट करने में हेल्प करते हैं, ये करेक्ट थी। बट ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आपकी नहीं है। दोनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपकी करेक्ट ऑप्शन है। तो 2 दिसंबर 2019 में जो वाडा है उन्होंने रशिया पर बैन लगाया। 2020 में जो आपका कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स है उन्होंने उस बैन को रिड्यूस कर दिया, जो कि 4 साल का था उसको 2 साल पर कर दिया। बट जो ये बैन है ये आउटराइट नहीं है। आपके जितने भी एथलीट्स हैं रशिया के वो स्टिल प्ले कर रहे हैं टोक्यो में, बट वो आपके ROC के नाम से कर रहे हैं, रशियन ओलंपिक कमेटी के नाम से। मतलब वो वहाँ पर अपने नेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, इस पर्टिकुलर कमेटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है जी, सिंपल सा क्वेश्चन था बट आपका करंट अफेयर से रिलेटेड था। और किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं आपको ओलंपिक से रिलेटेड, प्लेयर्स के नाम दे दिए गए हों, कौन कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं उनके नाम दे दिए गए हों,
टेबल दे दिया गया हो, आपको मैच करना हो, या पेयर्स की फॉर्मेशन में दे दिया गया हो, आपको बताना हो करेक्ट है या इनकरेक्ट, तो इस तरीके के क्वेश्चन अपने फैक्ट्स जितने भी हैं ओलंपिक से रिलेटेड उन्हें बिल्कुल कंपाइल कर लीजिए। क्वेश्चन आपका 1 या 2 तो बन सकते हैं। ठीक है जी, तो ये थे आज के हमारे 5+1, एक आपका बोनस क्वेश्चन था। तो एक और पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, प्रीलिम्स कैट स्कोर्स आपके लॉन्च कर दिए गए हैं, डिटेल्स आपकी सारी यहाँ पर मेंशन है। रिसेंटली हमारी फुल लेंथ टेस्ट भी लॉन्च किए गए हैं जिसमें आपके 10 टेस्ट हैं, टोटल प्राइस का 999 है। इसके अलावा एक और पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, बैच 4 के कोर्सेज ऑलरेडी लॉन्च्ड हैं, एनरोलमेंट डेट एक्सटेंड की गई है। कौन कौन से कोर्सेज हैं? पीसीएम का है जो कि आपका जीएस के लिए है, सोशियोलॉजी ऑप्शनल बैच, पीएसआर ऑप्शनल, और फिर है आपका एसए का बैच जो कि आपके मेंस आंसर राइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं 2 अगस्त से। जितनी भी इससे रिलेटेड डिटेल्स हैं हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। क्या इंस्टॉलमेंट प्लान्स हैं इसके, क्या क्या कोर्स प्रोवाइड करेगा, क्या क्या चीज़ें कवर होंगी। आपकी कोई भी क्वेरीज हो आप हमें कॉल कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी हर एक क्वेरी को यहाँ पर रिजॉल्व करने की। ठीक है जी, सो आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड नाइट।